तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी तक की बात हम लोगों ने बता दी थी आपको, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कशन करा था कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली एरिया पे इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है तो इसका ग्राफ रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा बनेगा, एरिया या फिर रेडियस या डायमीटर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा सॉरी, चलिए। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो हम लोगों ने ये लिखा कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। अब आप इसमें एक चीज देखो, इस ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, क्लास 10th में ही पढ़ा था, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे छोटे मोटे, आपने देखा था। उस टाइप वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पर 12th में, क्योंकि आपने 10th में किए हुए कि लेंथ वेरी कर जाएगी, लेंथ वेरीज तो जो है रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। और वायर को अगर हम स्ट्रेच कर दें, कंप्रेस कर दें, वायर अगर हमारा स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, या कंप्रेस हो जाए, या फिर वायर को अगर हम फोल्ड कर दें, एरिया वेरिएशन हो जाए, आपको ध्यान होगा जहां तक मुझे लग रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना होती थी। क्लियर है ना? ये हमने करा था क्लास 10th में। तो मैं वो चीज दोबारा से यहाँ 12th में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीजें 10th की हैं, आपको पता है कैसे करना होता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो देख लो कि जो हमने 10th में नहीं किया वो यहां पर मैं बता देता हूँ। इफ मास ऑफ द वायर इज ऑल्सो गिवन, अगर वायर का मास आ जाए प्रॉब्लम में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए हमें पता है आर होता है रो एल बाई एरिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लेंथ से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं रो इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। नीचे को मैं एरिया इंटू लेंथ को, वायर के वॉल्यूम को लिख सकता हूं, ठीक है। और वायर जो होता है, जो वॉल्यूम होती है, डेंसिटी, मास ऑफ द वायर ऑल्सो गिवन, और डेंसिटी के बारे में भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन। मास और डेंसिटी अगर दोनों गिवन हो तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम को आप मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो, तो वॉल्यूम के बदले आप यहाँ पर मास लिख लो और अपॉन डेंसिटी कर दो, ठीक। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी अपॉन मास। ये आ जाएगा एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, डेंसिटी और मास के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में। मतलब अगर लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो ये यूज करेंगे हम। लेकिन इसी का एक और फॉर्मेट है, इसी फॉर्मूले को देखो हम एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब लेंथ गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और मास गिवन हो, तो आपको ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट यूज करना है। लेकिन अगर, देखो एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है, अगर एरिया गिवन है प्रॉब्लम में, तो कैसे यूज करेंगे, देखो। ऊपर क्या करो, आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा रेजिस्टिविटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी अपॉन एरिया का स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, रेजिस्टिविटी इंटू मास बाय एरिया का स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ये बन गया फॉर्मूला। तो ये कब यूज करोगे, ये यूज करोगे जब एरिया, डेंसिटी और मास गिवन हो आपको प्रॉब्लम में, ठीक है। ये तब यूज हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाला फॉर्मूला लेंथ मास डेंसिटी के लिए यूज होगा, और ये वाला फॉर्मूला एरिया मास डेंसिटी के लिए यूज होगा। ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ा सा मतलब 10th लेवल में, बोर्ड लेवल पे तो आपको मास और डेंसिटी वाला नहीं दिखता, लेकिन अगर ओलंपियाड वगैरह या हल्का सा जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो होता है कंपटीशन के लिए, उसमें हम करवा देते हैं 10th में ये।
लेकिन चूंकि मैंने 10th में बोर्ड में बताया नहीं था तुम लोगों को, शायद बताया था या नहीं बताया था मुझे ये भी ध्यान नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि ये आ सकता है इस टाइप से प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसका यूज कैसे होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो देखो आप इसको यूज करते हैं एक प्रॉब्लम में, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, इस पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है जैसे कि अ वायर ऑफ मास m, ठीक है, लेंथ l, डेंसिटी d, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी रो, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस r, हैज रेजिस्टेंस कैपिटल R, another wire has length, density d/2, ठीक है, mass 3m and resistivity rho। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है तुमको सेकेंड वायर का। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ, यहां देखो लेंथ की बात आ गई, एरिया की बात आती तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पर बात चल रही है लेंथ की, तो देखो लेंथ की बात चल रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो रो एल स्क्वायर डेंसिटी बाई मास, तो रेजिस्टेंस के बदले तुम लिख लो फॉर्मूला रो एल स्क्वायर डेंसिटी अपॉन मास। तो फाइनल रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, देखो इनिशियल रेजिस्टेंस को तुम लिख सकते हो रो एल स्क्वायर डेंसिटी अपॉन मास, ये आपको इनिशियल वाले का गिवन है, ठीक है। अब आपको सेकंड वाले का लिखना है, मान लो सेकंड वायर का लिखना है, तो R2 लिखना है मान लो। तो देखो रेजिस्टिविटी इसकी कितनी हो गई, रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी को रो लिख दो, लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई 2l, तो अब लेंथ 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2l का होल स्क्वायर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है d/2, यहाँ डेंसिटी के बदले आप लिख दो d/2 अपॉन मास, मास कितना है, मास है 3 टाइम्स m, तो मास के बदले अपने यहाँ पर 3m लिख दिया। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा रो 4l स्क्वायर d/2 अपॉन 3m, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 रो एल स्क्वायर d/3m, ठीक। और अब हमें पता है कि ये वाला जो हिस्सा है रो एल स्क्वायर d/m, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी r है, तो नया रेजिस्टेंस R2 जो आएगा वो हो जाएगा 2/3 टाइम्स R। दिस इज द आंसर। आया समझ में, बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि विल द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस, अच्छा मतलब कि ये है वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस। अब देखो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से अगर तुम बोल रहे हो तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कंडीशन क्या गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है, कंडीशन प्रॉब्लम में क्या गिवन है। अगर एक फिक्स वायर है, क्योंकि हमें पता है कि R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन वायर, R इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या चेंज करेगी, नहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। तो कोई भी ले लो अगर आप, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू
उतनी ही, ये रेजिस्टेंस ये है ना, तो वोल्टेज भले तुम चेंज करते जाओ लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। इस टाइप से आएगा ग्राफ। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 5 ओम है मान लो क्वेश्चन में, तो वोल्टेज भले तुम 0 वोल्ट लगाओ, लगाओ ही नहीं, चाहे 1 वोल्ट लगाओ, चाहे 2 वोल्ट लगाओ, चाहे 3 वोल्ट लगाओ, चाहे 4 वोल्ट लगाओ, रेजिस्टेंस उतना ही रहना है। फिर चेंज क्या होगा वोल्टेज लगाने से? करंट चेंज हो जाएगा। जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में करंट चेंज हो जाएगा, ताकि रेजिस्टेंस उतना ही रहे सर्किट में। ठीक है। वोल्टेज चेंज करने के लिए क्या करोगे तुम? बैटरी अलग अलग वाली लगाओगे, अलग अलग वोल्टेज लेते जाओगे, करंट अपने आप उस हिसाब से सर्किट में आ जाएगा। शांभवी बताओ, समझ में आ रहा है? देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, इसमें तुम हर जगह में हम मैथमेटिकल एनालिसिस लगा करके नहीं देख सकते इस प्रॉब्लम को। इसमें तुमको ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। मान लो एक वायर है हमारे पास, ठीक है। अब इस वायर में तुम बैटरी लगा दो चाहे 10 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, तो अगर तुम इसी वायर में 20 वोल्ट की भी बैटरी लगा दोगे तो भी इसका रेजिस्टेंस 5 ही ओम रहना है। चेंज क्या हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है सर्किट में। अब बात आएगी कि सर रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया जब तक चेंज नहीं करोगे, वायर का लेंथ चेंज नहीं करोगे, मटेरियल चेंज नहीं करोगे, तब तक रेजिस्टेंस वो वाला कंडक्टर का चेंज थोड़ी हो जाएगा। चीज थोड़ी बदल जाएगी, वो जो ब्लॉक, वो जो तुमने वायर लगाया है। ठीक है। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, अगर और कोई कंडीशन नहीं गिवन है, सिर्फ अगर कोई ये पूछे कि वोल्टेज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है वो डिपेंड ही नहीं करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो। बाकी अगर कंडीशन गिवन है तो उसके हिसाब से आंसर करेंगे हम। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब आपने देख लिया कि ये कैसे यूज होना है। अब इसी तरीके से आप ये नीचे वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो जिसमें एरिया और मास और डेंसिटी हो। मैंने लेंथ वाला सॉल्व करके दिखा दिया, इसी तरीके से एरिया वाले में ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं सेम टाइप के सवाल को दोबारा नहीं कर रहा हूं, इसी को प्रॉब्लम को आप चेंज कर लेना। होमवर्क में क्या करना है, इसी प्रॉब्लम को एरिया के बदले आप 2a ले लेना। ठीक है। यहाँ जैसे लेंथ 2l दी हुई है, तो इसी प्रॉब्लम को आप एरिया 2a करके सॉल्व कर लेना, एरिया वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे बढ़ा जाए अब इसमें। अच्छा, तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमें। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये दोनों चीजें हो गई। अब बात आती है नॉन ओमिक डिवाइसेस की। ठीक है। नॉन, अच्छा उससे पहले, नॉन ओमिक डिवाइसेस से पहले थोड़ा सा हम ओम्स लॉ के ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है। ग्राफ showing the variation of voltage versus current। ठीक है। तो हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, आर आई या आई आर। तो इसको हम लोग Y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो अगर आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा और इसके स्लोप से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, दूसरा अलग चीज बता रहा हूं। अगर मान लो पेपर में पूछ दिया आपसे कि ग्राफ बनाओ करंट वर्सेस वोल्टेज का, आई वर्सेस वी का ग्राफ अगर बनाना है, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा आपको? आई इक्वल टू 1/r इंटू वी लिखना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस में चला जाएगा, ये m हो जाएगा, और ये चला जाएगा आपका x एक्सिस में। ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके केस में स्लोप जो आपको देगा वो आपको 1/r देगा, और 1/r को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं।
1/r को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब इसी में एक चीज मैं और बता देता हूं, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। 2 वायर्स बना दिए जाएंगे यहाँ पर, बी और आई में 2 वायर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ये वायर 1 है, ठीक, और ये वायर 2 है। तो पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये तो हमें पता है कि वायर 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पूछ सकता है इसमें विच हैज हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पूछ सकता है आपसे। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ग्राफ के ऊपर सारे क्वेश्चन एक जगह ही करवा दे रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। कंडक्टर के लिए, कंडक्टर ही होगा प्रॉब्लम में आपको, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो वायर 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब वायर 1 का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा वायर 2 से। इसका मतलब वायर 1 जो है वो ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा, वो हॉट वायर होगा। क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वायर इज हॉटर। तो हॉटर वायर कौन सा हो जाएगा, वायर 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एक। तो दूसरा जो इसमें पूछ सकता है आपसे प्रॉब्लम, वो इस तरीके से पूछता है। ये सब 1 मार्क्स में आ जाएंगे, छोटे मोटे सवाल। दूसरा आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना, ये हालांकि तुम्हें तुम्हें हल्का सा ना 10th में आइडिया है, इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। वी और आई का ग्राफ बनाया। अब मान लो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये भी हमें पता है। तो मान लो एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है। आपसे पूछ रहा है कि विच रिप्रेजेंट्स सीरीज और कौन सा रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल को। 1 सीरीज होगा या 1 पैरेलल होगा, 2 सीरीज होगा या 2 पैरेलल होगा। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि देखो 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, और हमें पता है कि सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पैरेलल से। दो अगर वायर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ें, उनकी वैल्यू निकालो, और दो को पैरेलल में जोड़ो, उनकी वैल्यू निकालोगे, तो सीरीज की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा स्लोप वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो कम स्लोप वाला है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से ये वायर 1 जो है ये हायर टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो है ये लो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर आई वर्सेस वी ग्राफ बना हुआ है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। देखो ये तो वी आई के लिए समझाया मैंने, लेकिन आई वी के लिए उल्टा हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना? तो सारे ये 1 मार्क्स वाले मैं एक जगह करवा दे रहा हूँ। ये सब 1 मार्क्स में आए हुए हैं पेपर में, ग्राफ से रिलेटेड। अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखो। अब बताओ इस केस में, क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा ये वायर 1, ये वायर 2, फॉर अ गिवन वोल्टेज which wire carries more current। किस वायर में ज्यादा करंट होगा? बहुत आसान है ये। नहीं हो जैसा, गलत है तुम्हारा आंसर। सिद्धि का सही है, शांभवी का भी करेक्ट है। देखो दो तरीके से आंसर कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। कैसे हो जैसा, हाँ सही है। देखो आंसर देखो, आई वी ग्राफ है ना, वी आई नहीं, पुष्कर गलत। देखो वी आई ग्राफ होता तो वायर 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होता। आई वी ग्राफ है ये, आई वर्सेस वी ग्राफ है ये।
तो वायर 1 का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, मतलब R1 की वैल्यू कम होगी और R2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा होता है। तो 1 में ज्यादा करंट होगा, 2 में कम करंट होगा। देखो 1 का रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, अब इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस अब हाई होगा, क्योंकि IV ग्राफ है। तो जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा। या तो ऐसे समझ लो, या फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सेम वोल्टेज के लिए किसमें ज्यादा करंट होगा। बहुत इजी। कोई अगर नहीं भी तुम्हें ग्राफ पता, स्लोप व्लोप नहीं भी पता, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं। वोल्टेज सेम है, वोल्टेज तो क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन वोल्टेज मतलब सेम वोल्टेज। गिवन वोल्टेज का मतलब सेम वोल्टेज होता है, दोनों में सेम वोल्टेज है। अब देखो बोल रहा है सेम वोल्टेज, मान लो ये वोल्टेज ले लो, तो इस वोल्टेज के लिए करंट वायर 2 का ये हो जाएगा, वायर 2 का करंट ये हो गया, और वायर 1 का करंट कहाँ हो गया, वायर 1 का करंट ये हो गया। तो ऐसे भी तुम्हें दिख ही रहा है वायर 1 का करंट ज्यादा है और वायर 2 का करंट कम है, सीधी सी बात है। समझ में आया? इसमें तो कोई स्लोप व्लोप का नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर दो, करंट कंपेयर कर लो। या फिर अगर स्लोप से करना चाहते हो, ऊपर वाला मेथड है, मेथड नंबर 1। क्लियर? ठीक है, तो ये सब हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस एक जगह भर दिए, जितने भी इस टॉपिक में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारी पहली स्लाइड थी आज की, जो हम लोगों ने स्टार्ट करा है टॉपिक आज का। ये दूसरी स्लाइड है, दूसरा पेज है। ये तीसरा पेज है। ठीक है, ये चौथा पेज है। तो ये ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख ली है। अब क्या करा जाए, देखो एक प्रॉब्लम और देखा जाए इसी से ऊपर। क्वेश्चन IV ग्राफ बना लेते हैं। ये वायर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक, और ये वायर जो है ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस 1 टू रेजिस्टेंस 2 ये पूछ रहा है। देखो वायर 1 का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, और वायर 2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको कर लेना खुद से सॉल्व। ठीक है, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब देखना वायर 1 का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा tan ऑफ 1/10। देखो वायर 1 के स्लोप से क्या मिलेगा, स्लोप 1 जो होगा वो आपको देगा 1/R1, और वो होगा tan 60 डिग्री। तो यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी 1/tan 60। इसी तरीके से R2 का जो स्लोप होगा, R2 का जो स्लोप होगा वो होगा 1/R2, और ये आपको दे देगा tan 30 डिग्री। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 30। अब इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है? कर लोगे? बोलो। ठीक है, तो इसे कर लेना सॉल्व। मेरे ख्याल से 1:3 आएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा tan 30/tan 60, तो 1/√, हाँ 1:3 आएगा। ठीक है, तो इसका R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 1:3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के ग्राफ के आपने सारे सवाल देख लिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को थोड़ा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस की।
नॉन ओमिक डिवाइसेस ये क्या होते हैं? ठीक है, तो आपने देखा था कि अभी तक वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो था वो लीनियर था, स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस में वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो लीनियर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस में वोल्टेज और करंट का ग्राफ लीनियर हो। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होता है? दोज डिवाइसेस which do not follow या ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो या ओबे नहीं करते उनको हम लोग नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। मतलब इस केस में वोल्टेज मतलब करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा। तो यहां पर हमारा नॉन लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो जो भी अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है तो वो कैसा डिवाइस हो जाएगा? वो नॉन ओमिक डिवाइस हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, फिर जेनर डायोड, फिर सोलर सेल, फोटो डायोड, ट्रायोड। ये सब याद रखना नाम। और आपका गैलियम आर्सेनाइड सेमी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा नाम, जो भी नाम लिखे हमने ये सब आता है। और उसके इसी टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। वो भी मैं बता देता हूँ कि नॉन ओमिक डिवाइसेस का आपसे पेपर में ग्राफ बनवाता है। बताओ नॉन ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, तो वो देखो, आपको दो ग्राफ बने हुए हैं आपके बुक में, वो मैं बता देता हूँ। वो आपका एनसीईआरटी में कहाँ पर बना हुआ होगा? वो आपके एनसीईआरटी में पेज 101 फिगर 3.6 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें ग्राफ ऐसा बना हुआ है करंट और वोल्टेज का, देखना इस टाइप से कुछ ऐसे, और यहाँ पर फिर ऐसे। तो यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखो नॉन लीनियर आया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया। और एक और ग्राफ है यहाँ पर जिसके ऊपर बोर्ड पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं 1 मार्क्स में। ये डिवाइसेस के नाम है, आपको याद रखना है। पीएन जंक्शन डायोड, सिद्धि ये चैप्टर नंबर, ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है, उसमें आएगा ये सारा। जितने भी तुमने नाम लिखे हुए देखे ये सारे टॉपिक्स उसी चैप्टर के हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस में। ठीक है, तो जब आएगा चैप्टर तभी बताऊंगा। अभी इसका सिर्फ नाम मान लो कि ऐसे डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये डिवाइसेस के नाम है, हाँ, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वी आई ग्राफ बनाया है हमने पहला वाला, ये किसके लिए बनाया है हमने? ये वी आई ग्राफ है या आईवी ग्राफ है? पीएन जंक्शन डायोड के लिए, और पीएन जंक्शन डायोड। तो अगर पेपर में आ गया आपका कि पीएन जंक्शन डायोड का आईवी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ नॉन ओमिक डिवाइस का, तो ये 1 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये आपको ग्राफ बना के आ जाना है, 1 मार्क्स में आएगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज बहुत पूछी जाती है पेपर में वो ये गैलियम आर्सेनाइड का वोल्टेज और करंट का ग्राफ, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। गैलियम आर्सेनाइड का वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा बनता है? देखो मैं बना रहा हूं, इधर करंट है और इधर वोल्टेज है। ये मतलब फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल चीज मतलब इसमें कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है क्योंकि आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है,
मतलब ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि ये ग्राफ इसी शेप का क्यों आया, ये एक्सपेरिमेंट से सारे, ठीक है। इसी तरीके से फिर अब आप यहाँ पर वोल्टेज भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, आई में मिली एम्पियर में करंट होता है यहाँ पर, ठीक। अब ये ग्राफ बनता कैसे है देखना, हल्का सा यहाँ पर ये कर्व होता हुआ जाता होता है, ठीक है, कर्व होता हुआ जाता है, कर्व होता हुआ उसके बाद पहाड़ बनता है, फिर पहाड़ बन के नीचे आकर के हल्का सा ऐसे उड़ जाता है, ऐसा ग्राफ आता है इसका, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मार्क करना होते हैं ग्राफ में, वो भी मैं बता देता हूँ। यहां से लेकर के यहां तक इसको नॉन लीनियर रीजन बोला जाता है, और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोला जाता है। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक। और ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर के यहां तक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉन लीनियर रीजन। क्यों ऐसा बोलते हैं इसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ये लंबा डिस्कशन है थोड़ा सा। नॉन लीनियर रीजन बोलते हैं इसको। रीजन तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, नॉन लीनियर का मतलब क्यों बोलते हैं इसको, देखो ग्राफ इसमें कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम देखो पॉजिटिव रेजिस्टेंस अगर कोई वायर का होता है तो आई और वी का ग्राफ नीचे से ऊपर उठता है, तो ये होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस, लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कोई लाइन ऊपर से नीचे गिर रही है, इस तरीके से नीचे से ऊपर से नीचे ग्राफ आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में जो लाइन है ये देखो ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, इसीलिए इस हिस्से में जो कोई भी जो वायर है गैलियम आर्सेनाइड, इस हिस्से में हमको नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू -ओम में होगी, इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, क्योंकि लाइन ऊपर से नीचे गिर रही है तो स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा। इससे पहले वाला जो भी रीजन है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इससे पहले पहले, इस बाउंड्री से पहले पहले जो भी इधर का हिस्सा है ये सब वाला, ये सब पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। लेकिन ये वाला रीजन, इस बाउंड्री दो, इस पहाड़ में और इस गड्ढे के बीच में, इस पहाड़ में और इस गड्ढे के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर यही है क्योंकि ग्राफ का स्लोप यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, और स्लोप जो है वो -1/r देता है, स्लोप इज -1/r, यहाँ पर स्लोप हमारा -1/r आ जाएगा, इसका आर नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इसको नॉन लीनियर रीजन क्यों बोलते हैं, तो अब हमें दिख रहा है कि भाई करंट और वोल्टेज का ग्राफ यहाँ लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, इसीलिए इसको नॉन लीनियर रीजन बोलते हैं। और उससे पहले वाला ये वाला जो रीजन है, देखो हल्का सा ग्राफ यहाँ स्ट्रेट लाइन फिर भी चल रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये फिर भी तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन लीनियर नहीं बोल रहे, इसमें मान लिया जाता है कि यहां तक ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक में इसने ओम्स लॉ फॉलो कर लिया है क्योंकि लीनियर ग्राफ है, लेकिन उसके बाद कर्व होना स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स में क्या बोल रहा हूं, टेल मी। देखो शुरू शुरू का जो हिस्सा है ना, वहां पर वो लीनियर ही ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, तो उसमें मान लिया जाता है कि उतने में ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद से कर्व होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद पूरा नॉन लीनियर रीजन है और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स यहीं तक रख रहे हैं ठीक है। देखो ये डिक्रीज होकर के फिर इंक्रीज क्यों हुआ, तो फिर वही बात आ गई कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ प्लॉट किए गए, उस पर अलग अलग वोल्टेजेस अप्लाई किए गए, अलग अलग करंट्स निकल, देखो कोई भी ग्राफ जो बनता है ना वो एक्सपेरिमेंट से बनता है, जैसे हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, आप वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू लेते हो, करंट की अलग अलग वैल्यू लेते हो, पॉइंट्स प्लॉट करते हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। इस केस में गैलियम आर्सेनाइड में भी यही हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये क्यों हो रहा है इसका एग्जैक्ट रीजन मैं सेमीकंडक्टर में बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेजिस्टेंस कभी डिक्रीज हो गया या ग्राफ कभी बढ़ गया। बट अभी फिलहाल समझने के लिए समझो कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वोल्टेजेस अलग अलग लगाए गए, करंट की अलग अलग वैल्यूज ली गई, जब उनको प्लॉट किया गया पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जब हमने
शेप को ट्रेस किया तो कर्व का शेप ऐसा ही निकल के आया, ठीक है। बट इसका ये ऐसा ही क्यों निकल के आया, इसका रीजन मैं सेमीकंडक्टर में दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है सिद्धि, क्लियर? ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इसमें डिटेल में और थोड़ी सी बात करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।